दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आजकल स्टडी 91 सोशल इश्यूज पर बहुत सारी क्लासेस देना आरंभ कर दिया है, तो उसी सोशल इश्यूज के क्रम में आज हम चर्चा करने वाले ब्रिक्स के बारे में। अच्छा, जब ये ब्रिक्स के बारे में आपको बताऊंगा ना, तो यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें दो तरह के लोग हैं, ठीक है। एक लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोगों की कैटेगरी ऐसी है जो ये सोच रहे हैं कि सर चाहे ब्रिक्स जो भी हो इससे हमें क्या। बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। मैं बताऊंगा कि इससे आपको क्या फायदा है, या फिर अगर आपके मन में आ रहा है कि चाहे जो हो सर ब्रिक्स ना तो हमें ब्रिक्स से कोई लेना देना है ना हमें ब्रिक्स प्लस से कोई लेना देना है, तो सर हम इसके बारे में क्यों पढ़े। या फिर किसी के मन में आ गया कि ब्रिक्स से भारतीय जनमानस को लाभ क्या है, हम क्यों ये सब जो है कर रहे हैं, इतना हो हल्ला पड़ रहे हैं, जहां देखो न्यूज में ब्रिक्स छाया हुआ है, ठीक है। न्यूज़पेपर उठा दो वहां ब्रिक्स छाया हुआ है, सोशल इशू में देखो वहां ब्रिक्स छाया हुआ है, तो सर ये है क्या। या फिर आपके मन में, कुछ लोगों के मन में ऐसा भी आता होगा कि भारत सरकार के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे हजार परेशानियां हमारे देश में। हमारे देश में शिक्षा की गड़बड़ी चल रही है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं चल रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही, पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं चल पा रही है, न्यायालय की पद्धति दोस्तों अभी उस पर काम की जरूरत है। ऐसे हजारों समस्याएं हैं, फिर भारत को ब्रिक्स पर पैसा फूकने की जरूरत क्या है। भाई सब लोग, जितने लोग जितनी भी बातें कर रहे हो, मैं तो कर रहा हूं सही कर रहे हो, हमें जानना पड़ेगा ना ये जरूरी क्यों है, या इससे भारतीय जनता को क्या फायदा, या भारत सरकार ब्रिक्स पर पैसा क्यों फूके जा रही है, या फिर ब्रिक्स में जो नए 6 सदस्य बने हैं वो 6 सदस्य कौन बने, या फिर उनको सदस्य बनने की जरूरत क्या थी। और एक अच्छी बात अगर आप सुने हो कभी कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी आने वाली, तो सर ये बताओ, छोड़ो ना, हमारे जबावा में रुपया के अलावा क्या होगा, कोई ब्रिक्स की नई नोट भी रखी जाएगी क्या, वो सब हम चर्चा करेंगे जब आप मुझे केवल 10 मिनट का समय देंगे, ठीक है। बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स है क्या। सबसे पहली बात, जो पहला सवाल आपने हमसे पूछा, क्या सवाल था आपका, कि ब्रिक्स को लेकर आपके मन में जो सवाल थे वो इतने तरह के सवाल आए, जो मैंने कहा बहुत सारे देश अभी इच्छा कर रहे हैं कि हम और भी मेंबर बने। अभी तो 6 मेंबर बने, और भी लोग मेंबर बनना चाह रहे हैं, लेकिन हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो आपके मन में जो पहला सवाल उठा था, वो पहला सवाल क्या था कि ब्रिक्स चाहे जो भी है हमें इससे क्या। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा ना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आप जरा सुनिए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, आपके परिवेश में, आपके गांव में, आपके समाज में, आपके शहर में बहुत सारे धनवान व्यक्ति होंगे, या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो धीरे धीरे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही होगी। क्या आप नहीं चाहते कि उनके साथ आपके संबंध अच्छे हो। सर ऐसा कौन नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती अच्छे लोगों से हो। सर अगर उनके साथ हमारा संबंध बने तो अच्छी बात है, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। तो दोस्तों है क्या ना, ब्रिक्स में जो 5 देश हैं, कौन देश हैं वो छोड़ो बात की बात, ब्रिक्स में जो 5 देश हैं ना, ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी वाले कंट्री हैं दोस्तों, यानी जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये ऐसे देशों का समूह है, ठीक है। तो जिस तरह से आपके समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो बड़ा तेज ग्रो करते हैं, ठीक है, तो क्या आप उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते। मान लीजिए आज आप अधिकारी बन जाओ, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप किसी अच्छे पद पर चले जाओ तो देश के ढेर सारे लोग, आपके हित मित्र, सब लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये ब्रिक्स कुछ वैसा ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जो BRICS लिखा है, इसी में उसका नाम भी छिपा हुआ है। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, और ये 5 देश ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। वही बात यहां लिखा है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, और इसके जो लेटर है ना, वो एक एक देश को डिनोट करते हैं। जैसे कि दोस्तों बी से होता है ब्राजील, बी से क्या होता है दोस्तों, बी से ब्राजील नाम है, आर से दोस्तों रशिया नाम है, आई से दोस्तों इंडिया नाम है, सी से दोस्तों चाइना नाम है, और यस का मतलब क्या हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये 5 ऐसे देश थे, ये अपना दोस्तों क्या कर रहे थे, एक समूह बनाकर काम कर रहे थे। सर एक बात तो ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि चलो ये ग्रोइंग कंट्री है, इसलिए ये इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। अच्छा, जो दूसरा सवाल आपके मन में था कि सर इससे हमें क्या फायदा, या इससे जो है भारतीय जनता को क्या फायदा, तो सारे फायदे होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे देशों का समूह है तैयार जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो दोस्तों किस तरह का ग्रो हो रहा होगा। देखो सबसे पहली बात कि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। हमारे देश की बात करें तो दुनिया में दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों भारत, जहां की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है। हो ना हो दोस्तों, इस सेंसस अगर नया वाला आ जाए तो हो सकता है कि चीन का आंकड़ा हमसे पीछे हो जाए, और हम दुनिया की सबसे जो है प्रथम स्थान पे आ जाएं, पहले स्थान पे आ जाएं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत। हालांकि अभी इस तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अभी जो हमारा रैंक है दुनिया भर में वो दूसरा रैंक है, ठीक है। और अगर चाइना की बात कर ही रहे हैं तो भाई ब्रिक्स वाले समूह में तो चाइना भी पहले से है। तो एक बात बताओ, यानी अगर हम ब्रिक्स के जो 5 देश हैं, अगर इनके पॉपुलेशन को एक तरफ कर दें
और पूरी दुनिया के जितने भी देश है, दुनिया में पता कितने देश है, 250 से ज्यादा देश हैं। कितने? 250 से ज्यादा देश हैं। उन 250 में से केवल 5 को बाहर कर दिया, 245 को एक तराजू पे रख दिया, और अगर उन्हें तौल दिया ना, 41% लोग दोस्तों कहां से बिलोंग करते हैं? इन 5 देशों से बिलोंग करते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। आधे के समान है, 50% हो जाएंगे तो बराबर हो जाएगा तराजू। 41% दोस्तों लोग कहां रहते हैं? सिर्फ 5 कंट्री में रहते हैं। अब बाकी 245 देशों में या उससे भी ज्यादा देश हैं, 245 से अधिक हैं, ये कम नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो उतने देशों में दोस्तों बाकी की जनसंख्या रहती है, यानी कितना? तो दोस्तों आप देखेंगे तो 59%। ये जो 41% पॉपुलेशन है दोस्तों, ये 5 कंट्री का अगर जीडीपी की बात कर दे, जीडीपी क्या होता है सर? जीडीपी से दोस्तों ग्रोथ पता चलता है कि किसी देश की ग्रोथ कितनी है, इसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितनी ज्यादा जीडीपी होगी, देश उतना ज्यादा ग्रो करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा देश ग्रो करे, हमारे देश का विस्तार हो, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या हो, आगे बढ़े, विकास हो? क्या आप नहीं चाहते? चाहते हैं सर। तो एक बात बताओ, अगर इन 5 देशों को ले लेना तो इनकी जो जीडीपी है दुनिया भर की जीडीपी का 31.5% है। पूरे दुनिया में जितनी जीडीपी है, अगर सारी जीडीपी को जोड़ देंगे तो 31.5% की जीडीपी केवल ब्रिक्स कंट्री के पास है। यानी सर हम बहुत जबरदस्त समूह में हैं, एक ऐसा समूह जो दुनिया को लीड कर सकता है, जो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, एक ऐसा समूह। और सबसे खुशी की बात कि इस समूह का भारत मेंबर है, इस समूह का भारत मेंबर है। और भी खुशी की बात, एक तीसरा पॉइंट याद रखिए, ठीक है। ये जीडीपी यूडीपी तो सर समझ में नहीं आई, देखो मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूं। दोस्तों ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं, आपने धंधा तो सुना होगा ना, ठीक है, दुकान तो होगी ना, तो याद रखिएगा धंधा, अगर इन 5 देशों के दोस्तों ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं कि वैश्विक रूप से इनका बिजनेस कितना है, तो पूरी दुनिया में जितना बिजनेस होता है ना, उसका 16% बिजनेस केवल 5 देश मिलकर करते हैं। उसका 16% बिजनेस ये 5 देश मिलकर करते हैं, और भारत भी इसका मेंबर है। और सबसे अच्छी बात है, भारत बाद में मेंबर नहीं बना, जब इसकी स्थापना हुई थी भारत तभी इसका मेंबर बन गया था, ठीक है। इसके स्थापना के समय से ही मेंबर है। उसका एक अपना भौकाल होता है, एक होता है कि बाद में जो है भारत को जो है शामिल किया गया, एक होता है कि पहले ही भारत को शामिल किया गया। तो जब ये ब्रिक्स की स्थापना हो रही थी तभी भारत को शामिल किया गया। कब स्थापना हुआ, ये सब चर्चा भी हम करेंगे। पहले आपके सवालों का जवाब दें। पहले अभी तो हमने सिर्फ उसका जवाब दिया है जो आपके मन में था कि ब्रिक्स चाहे जो, उससे हमें का। अब आप कहेंगे नहीं सर, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर देश की उन्नति की बात करनी, देश की प्रगति की बात करनी हो, देश की विकास की बात करनी हो, हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व पटल पर अपने आप को रख करके दुनिया को दोस्तों संदेश भेजे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ये वही प्लेटफॉर्म ब्रिक्स है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है। ये वही प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों, ब्रिक्स है, जिसमें हमारा भारत शामिल है, ठीक है। ये तो एक जवाब रहा। अब जो बच्चे या फिर जिन लोगों ने ये सोचा था अपने दिमाग में कि सर ब्रिक्स से भारत को क्या फायदा, या फिर भारतीय जनता को सर क्या लाभ है, ये उनका सवाल था। तो दोस्तों जनमानस के लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जरा देखिएगा जनमानस के लाभ के बारे में लिख रहा है। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का बेसिकली 2 एजेंडा है। दुनिया में कोई भी संस्था बनती है, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी कंपनी होती है, उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। ये जो ब्रिक्स बना, ये जो 5 देश, पहले 5 नहीं थे, पहले इन देशों की संख्या 4 थी, ठीक है। ब्राजील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था, सिर्फ ये थे। साउथ अफ्रीका बाद में आया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ये जो है बाद में आया है। पहले 4 देश ही थे, बाद में ये 5वां शामिल हुआ है। तो दोस्तों जब शुरुआत में 4 देश थे तो किस एजेंडे को लेकर के इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, ये बड़ी बात है। इनका जो पहला एजेंडा था दोस्तों, वो था ब्रिक्स का विस्तार, कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम ब्रिक्स का विस्तार करेंगे। विस्तार के तहत ही उन्होंने किसको जोड़ा था, दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा था। उसी विस्तार के तहत इस समय 6 और देशों ने दोस्तों यहां पर अपना आवेदन दिया था, जिनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। कितने देशों के आवेदन को, अभी इनकी संख्या 5 है, 6 और आ गए, एक और 11, ठीक है, 11 संख्या हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अब वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य कितने हो जाएंगे, तो 11 मेंबर हो जाएंगे। खैर ये तो इनकी विस्तारवादी नीति थी। और विस्तार से फायदा क्या, हमने आपको पीछे बताया दोस्तों कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन विस्तार होगा, मान लीजिए आज 5 देश हैं, अब इसमें 11 देश हो गए टोटल, तो 11 देश हो गए, तो वहां की पॉपुलेशन भी आके जुड़ गई, वहां की जीडीपी भी आके जुड़ गई, वहां का दोस्तों जो ओवरऑल हमने कहा था बिजनेस, ठीक है, बिजनेस कितना हो रहा था, वो ग्लोबल बिजनेस भी आके जुड़ गया। तो दोस्तों जो आंकड़ा अभी तक 41% था, अब ये 5-6 कंट्री जो नहीं जुड़ी, इसकी वजह से ये 41% वाला आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो जीडीपी दोस्तों 31.5% था, अब वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो ग्लोबल बिजनेस अभी 16% था, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों विस्तार से यही फायदा है, विस्तार से यही फायदा है। इसीलिए दोस्तों ब्रिक्स का विस्तार किया गया कि क्या बढ़ जाए, जीडीपी बढ़ जाए, ग्लोबल बिजनेस बढ़ जाए,
ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, इसलिए इसका विस्तार किया गया। इसका दूसरा एजेंडा क्या दोस्तों कि ब्रिक्स देशों में अपनी करेंसी का कारोबार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो यही है। इसके बारे में बताऊंगा ना, आप खुश हो जाओगे। कई सारे बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन आज मैं इतने आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि सब समझ जाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऐसा नहीं कि सब चीज भारत में उपलब्ध है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो भारत दूसरे देशों से खरीदता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो दूसरे देश भारत से ऑर्डर करते हैं, भारत से खरीदते हैं। यानी इसको हम कहते हैं आयात और निर्यात। जब कोई सामान हम विदेश से खरीदते हैं उसको कहते हैं आयात, ठीक है, इंपोर्ट। जब कोई चीज भेजते हैं उसको कहते हैं एक्सपोर्ट, यानी निर्यात कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब होता क्या दोस्तों, मान लीजिए हमने किसी देश को कोई सामान भेजा, मान लो हमने चाइना से कुछ मंगाया, भेजा नहीं, मंगाया वहां से, ठीक है, चाइना से माल भारत आ गया। भाई उसको पेमेंट चाहिए। अब पेमेंट अगर उसको रुपीज में करेंगे तो चाइना वाला रुपया लेके क्या करेगा। मान लो आपने क्या किया, आप कोई देश आपसे सामान खरीदे और आपको अपने देश की मुद्रा दे दे। अगर आपको चीन की मुद्रा मिल जाए, आप उससे ना 5 रुपए की पानी पूरी नहीं खा सकते, ठीक है, 1 किलो आलू प्याज भी नहीं खरीद सकते। ये हालत है, तो दूसरे देश की मुद्रा को लेकर हम करेंगे क्या। आप कहेंगे सर उसको हम एक्सचेंज करा लेंगे। अरे करा लोगे ठीक है, लेकिन एट अ टाइम की बात करोगे, उससे आप कुछ नहीं खरीद सकते, उसकी लिक्विडिटी ही नहीं है, उसको मार्केट में आप ले जाके कहीं यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब हम किसी देश के साथ व्यापार करते हैं ना, तो दोस्तों व्यापार हमेशा डॉलर में करना पड़ता है। चाहे वो देश हमसे खरीदे, चाहे हम उस देश से खरीदें, हमेशा किस में व्यापार होता है, हमेशा डॉलर में व्यापार होता है। तो दोस्तों चाहे 5 देशों का समूह हो, चाहे 11 देशों का समूह हो, असली मजा पता किसका है, असली मजा दोस्तों अमेरिका का है। क्यों? क्योंकि दोस्तों डॉलर किसकी करेंसी है, डॉलर अमेरिकी करेंसी है। फायदा तो उसका हो रहा है ना, हम लोग दोस्तों उस पर निर्भर हैं, ठीक है। बिना डॉलर के कोई काम नहीं हो सकता। डॉलर एक ऐसी मुद्रा है जिसके माध्यम से आप विश्व में कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेच सकते हो। आपकी मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं है। हमारी मुद्रा हमारे देश में, उनकी मुद्रा उनके देश में। अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये है। अब दोस्तों ब्रिक्स कंट्री चाह रहे हैं कि हम अपना करेंसी बना लें। हम क्यों डॉलर के ऊपर निर्भर रहें, हमें डॉलर की निर्भरता समाप्त करनी होगी। ब्रिक्स कंट्री का अपना करेंसी हो और उस करेंसी में दोस्तों हम व्यापार करेंगे, ताकि डॉलर के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो सके। ये दोस्तों एजेंडा था। और बताओ इससे लाभ होगा कि नहीं। जी हां, भारतीय जनमानस का भी इससे लाभ होगा। कैसे लाभ होगा, अभी मैं एक एक लाभ आपको गिनाता हूं, वो आप समझिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो आपके मन में आ रहा था कि नहीं सर आप ना हमको घुमा फिरा के मत बताइए, ठीक है, ये लाभ ना हमें सर घुमा फिरा के नहीं समझना है, हमें ऐसी भाषा में बताइए जो हम तुरंत समझ जाएं। हाँ, ये घर बैठे अभी के अभी ये वीडियो देखने से हमें ये पता चला कि ब्रिक्स से हमें क्या फायदा होगा। सर ये हमको समझा दीजिए, मैं जान जाऊंगा कि सर आप बहुत बढ़िया समझा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला दोस्तों तकनीकी का आदान प्रदान। जब किसी देश के साथ हम अच्छे संबंध बनाते हैं, विश्व पटल पर दोस्तों मंच शेयर करते हैं, किसी समूह में हिस्सा बनते हैं, तो दोस्तों उससे क्या होता है, उनकी तकनीकी को समझने का मौका मिलेगा। आप नहीं चाहते हैं टेक्नोलॉजी यूज करना, सर चाहते तो हैं। ये जो मोबाइल यूज कर रहे हैं किसकी टेक्नोलॉजी है, ये जो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है किसकी टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं से आई होगी ना। ये जो एसी चल रहा है, जो फैन है, जो लाइट है, जो सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऐसी हजारों टेक्नोलॉजी है। ये जब आप किसी के साथ मंच नहीं शेयर करेंगे, घर में बैठे रहेंगे कि हमें किसी से मिलना ही नहीं है, तो बताओ टेक्नोलॉजी के बारे में जानोगे कैसे। हाँ सर ये बात तो सही है। तो तकनीकी का आदान प्रदान हो पाएगा अगर आप मंच शेयर करेंगे, किसी संस्था के सदस्य बनेंगे, तब दोस्तों एक देश में जो टेक्नोलॉजी आएगी उससे जुड़े रहेंगे तो टेक्नोलॉजी आपके भी देश में आएगी, इससे आपके देश का हित होगा। हाँ सर ये बात तो सही है। सर और बताइए ना, और लो लिख रहा विकास को समर्थन। हमारा देश दोस्तों आजाद तो हो गया 1947 में, लेकिन 47 में हमारे हालात बहुत बुरे थे। हमारे पास था क्या, ना रोड था, ना लाइट थी, ना बिजली थी, कुछ नहीं था दोस्तों। ये सब बना है धीरे धीरे। अब डेवलप करते करते दोस्तों हम यहाँ आ गए, 21वीं सदी आ गई। अब दोस्तों क्या हो रहा है, अभी भी हमारा देश विकासशील देश, अभी विकसित नहीं हुआ। आप देश की कैटेगरी पढ़ेंगे तो 3 कैटेगरी में देश होते हैं। एक होता है विकसित देश जैसे अमेरिका, एक होता विकासशील देश जो तेजी से बढ़ रहे हैं जैसे भारत, ठीक है, एक होता अल्प विकसित देश जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अल्प विकसित, ठीक है। अल्प विकसित में क्या होगा, जैसे नेपाल है, भूटान है, ये अल्प विकसित देश है। और कुछ होते हैं दोस्तों अविकसित देश जिनकी स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर है, उनको अविकसित में रखते हैं। हालांकि अब 21वीं सदी में ऐसे देश बहुत कम बचे हैं जो अविकसित हों, अल्प विकसित में हैं कुछ देश, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर हम मंच शेयर करेंगे, हम समूह के सदस्य होंगे, तो दोस्तों हमारे देश का विकास होगा। बोलो होगा कि नहीं विकास। जी हाँ बिल्कुल विकास होगा, इसको याद रखेंगे। लिख रहा आर्थिक सहयोग। दोस्तों हर देश चाहता है कि हमारे देश में विकास हो। विकास कैसे होगा, आपने कहा सर हमारे देश में 10,000 हॉस्पिटल खुल जाए तो क्या बात है, ठीक है। तो 10,000 हॉस्पिटल खोलने के लिए मुद्रा कहां से आएगा,
सर मुद्रा तो चाहिए। तो मुद्रा दोस्तों कौन देगा? जो ब्रिक्स कंट्री की बैंक है ना, वो आपको मुद्रा देगी बहुत कम ब्याज पर। क्यों? क्योंकि हम उसके संस्थापक सदस्य जो हैं, ठीक है, हमने उस बैंक का निर्माण किया है। ठीक है, तो दोस्तों उस बैंक से हमें जाहिर सी बात है कम ब्याज पर जो है धन मिलेगा, और उस धन का इस्तेमाल हम लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। आपके घर के बगल में दोस्तों अच्छी सड़क हो, अच्छी बैंकिंग व्यवस्था हो, क्या आप नहीं चाहते? लेकिन ये संभव कैसे है? जब दोस्तों इस तरह के मंच के साथ हम अपने देश को साझा करेंगे, तब ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है ना? आप मान रहे हो ना? अगली पॉइंट देखो, लिख रहा भौगोलिक राजनीतिक प्रतिष्ठा। ऐसे कैसे? अगर आप घर में बैठे रहोगे, समाज में किसी से मिलोगे जुलोगे नहीं, तो कैसे आपकी प्रतिष्ठा बनेगी? आप बताओ। आपको जाना पड़ेगा ना। आप अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाते हैं बताइए? किसी के यहाँ दुख सुख हर व्यवस्था में आपको जाना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा, तब दोस्तों लोग आपको समझेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये हमेशा दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। अरे आप किसी का साथ दोगे तो आपके ऊपर भी जब दुख सुख पड़ेगा तो लोग आपका साथ देंगे। तो दोस्तों जब आप भौगोलिक राजनीतिक प्रतिष्ठा की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि जब आप ऐसे देशों के साथ समूह बनाएंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा? विश्व पटल पर अपनी बातों को रखने का। जैसे भारत चाहता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर लोगों को रास्ता दिखाए, तो भारत क्या कर पाएगा? राजनीतिक पटल उसके पास चाहिए ना, एक मंच चाहिए ना, जहां से वो कोई बात कहे तो लोग उसकी बातों को सुने। हाँ, लेकिन वो मंच आपको कब मिलेगा? जब आपकी राजनीतिक प्रतिष्ठा मजबूत होगी, तब मिलेगा। और वो कैसे होगा? जब आप ब्रिक्स जैसे देशों के साथ रहेंगे, उनके साथ काम करेंगे, और भारत की आम जनता भी जानेंगी कि ब्रिक्स है क्या, इससे हमारे देश को लाभ क्या है। आप समय दीजिए खाली, ठीक है। लिख रहा व्यापार और वाणिज्य। सर ये तो समझ गए, अब ब्रिक्स वाले आ गए हमारे देश में, तो हमारे देश में व्यापार भी बढ़ेगा। सर सिंपल सी बात है, आपने कहा सड़क बन जाएगी, व्यापार बढ़ जाएगा, बैंकिंग व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, व्यापार बन जाएगा, ठीक है, अच्छे अच्छे स्कूल खुल जाएंगे, हॉस्पिटल खुल जाएंगे, सारी व्यवस्था सर अच्छी हो जाएंगी, तो उससे तो सर जीवन स्तर भी अच्छा हो जाएगा व्यक्ति का। बिल्कुल सही है, अब तो आप समझदार हो गए। आगे लिख रहा बड़े बाजार की उपलब्धता। और देखो ना, अभी भारत का जो प्रोडक्ट था वो भारत में बिकता था। अब जब दोस्तों भारत ऐसे देश का, ऐसे समूह का मेंबर है जहां पे 11 देश हैं, तो बड़ी आसान पॉलिसी होगी ना। हम अपने देश को दोस्तों मान लो अर्जेंटीना में बेचना चाहते हैं, ठीक है, अब अर्जेंटीना तो सर अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है, सर वहां की क्या पॉलिसी पता नहीं, लेकिन अगर दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना देश दोस्तों ब्रिक्स का नया मेंबर बना है, तो दोस्तों अपनी पॉलिसी को भारत के लिए क्या करेगा? थोड़ा सा लचीला बनाएगा, ताकि आराम से भारत व्यापार कर सके अर्जेंटीना के साथ, क्योंकि दोनों के साथ अच्छा संबंध बने। आज हम अर्जेंटीना के साथ व्यापार करेंगे, कल अर्जेंटीना के लोग भारत के साथ व्यापार करेंगे, हमारा बाजार बढ़ गया ना, हमारा बाजार बढ़ गया। हम तो अभी भारत की सीमा के अंदर सीमित थे। अब दोस्तों अब भारत अपना आराम से ब्राजील में माल बेच सकता है, चीन में भेज सकता है, रशिया में भेज सकता है, दक्षिण अफ्रीका में भेज सकता है, यूएई इसका मेंबर बन गया, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब इसका मेंबर बन गया, अब यहां भी आराम से भेज पाएगा। अगर मान लो थोड़ी बहुत लिटिगेशन आएगी, कानूनी दांव पेच आएगा भी, तो भी दोस्तों क्योंकि ब्रिक्स का मेंबर है, तो हमारे साथ अन्य लोग हैं ना कि नहीं भाई कोऑपरेट करो भारत के साथ, ठीक है, भारत को एक बड़े बाजार उपलब्ध होंगे, और भारत ही नहीं, दुनिया के जो दूसरे मेंबर हैं ब्रिक्स के, उनको भी बाजार मिलेगा, उनको भी बाजार मिलेगा। तो पॉइंट नोट करिएगा। आगे लिख रहा दोस्तों वैश्विक स्तर पर एक बड़े मंच की आवश्यकता। दोस्तों भारत भी चाहता है कि भारत किसी ऐसे मंच का दोस्तों भागीदार हो, जहां से कोई बात कहे तो दुनिया के जो 250 देश है ना, वो कान खोल के उसकी बातों को सुने। अब ऐसे बहुत कम समूह हैं, जैसे G7 की बात करेंगे, उसे ग्रुप 7 कहा जाता है, उसमें अमेरिका, जापान जैसे बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, वहां भारत है ही नहीं। G20 की बात करेंगे, भारत G20 में भी नहीं है। ये अलग बात है कि अमेरिका बड़े इज्जत के साथ दोस्तों भारत को बुलाता रहता है, अतिथि के तौर पे बुलाता रहता है, वो सब ठीक है, लेकिन ऑफिशियल मेंबर नहीं है ना। ये वही वाली बात हो गई, शादी में न्योता मिला, हमें न्योता नहीं मिला था, दोस्त के थ्रू पहुंचे हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, इसलिए अब सामने आ ही गए थे तो कह दिया गया भैया चले आइएगा आप भी, अब मुंह उठा के पहुंच गए। ये वाली बात है। अरे जब हम किसी देश के सदस्य होते हैं तो बात कुछ और होती है, और जब हम संस्थापक सदस्य होते हैं तब तो बात और भी कुछ और होती है, ठीक है। तो अगर एक बड़ा मंच हमें मिले तो हम दोस्तों दुनिया को राह दिखा सकते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा वैश्विक समस्याओं का सामना। ये समस्याएं ना जीवन भर आती रहेंगी, इसका कोई निजात नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं, कोई भी सदी आ जाए, क्या 21वीं सदी में समस्या, क्या 22वीं सदी में समस्या नहीं होंगी? होंगी। 23वीं में नहीं होंगी, उसमें भी होंगी। क्या कोई ऐसा समय आएगा जब समस्या नहीं होगी? समस्या तो रहेगी ना। अरे मानव जीवन मिला है, कहाँ समस्या से भाग रहे हो? जिसके जीवन में समस्या ना हो, फिर जीवन जीने का मजा क्या भाई? कोई मजा नहीं है। तो जो समस्या है उसका समाधान ढूंढना है, और समाधान ढूंढने के लिए अगर एक वैश्विक पटल मिले तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, और आपको भी लगता है, ठीक है। आगे लिख रहा है शिक्षा और प्रशिक्षण। दोस्तों एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा,
एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा। कोई चाहता है कि हम जाके मॉस्को में पढ़ें, मॉस्को मतलब कहाँ दोस्तों, मॉस्को रूस की राजधानी, हम जाके मॉस्को में पढ़ाई करेंगे, जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण माने क्या होगा दोस्तों, ट्रेनिंग, ठीक है। अब दोस्तों ट्रेनिंग लोगों को अच्छा मिल पाएगा। भाई अगर हमको हमारे देश में काम करना है और अच्छे अच्छे देशों से हम ट्रेनिंग ले लें तो दोस्तों बहुत आराम से हम काम कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। यही चीजें लिख रहा है। डॉलर पर निर्भरता खत्म। दोस्तों ब्रिक्स वालों ने तो ठान लिया है कि डॉलर पर निर्भरता खत्म नहीं करना है, ये डॉलर को ही खत्म कर देना है, ये जान लो आप, ठीक है। लिख रहा है विदेशी निवेश, यानी क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोस्तों जब हमारे संबंध अच्छे होंगे तो दोस्तों ब्राजील की कंपनियां भारत में आएंगी। अच्छा, ब्राजील कंपनी आएगी, रसिया की कंपनी आएगी, चीन की कंपनी भारत में आएगी। अब भारत में आके किसी ने कंपनी लगाया तो क्या करेगा, क्या अपने देश से आदमी भी लेके आएगा? नहीं, वो आदमी तो आपके यूज करेगा ना, यानी हमारे अपने लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा सर, ये जो रोजगार की कमी है ये समस्या दूर हो जाएगी क्या? बिल्कुल दूर हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, इससे इंप्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, इससे लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। कंपनियां आएंगी दोस्तों तो भारत के जीडीपी में ग्रो करेंगी। भाई कंपनियां सामान बनाएंगी, बेचेंगी, खरीदेंगी तो इससे भारत को ही तो फायदा होगा। तो याद रखेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत और विचार का समागम, एक दूसरे का कल्चर साझा होगा। हमारे देश का कल्चर दुनिया तक जाएगा। जो हमारा सनातन धर्म है जिसके लिए हम हमेशा झंडा बुलंद किए रहते हैं, वो सनातन धर्म का डंका दुनिया के सारे देशों में बजेगा। ये आप याद रखो। और आप कहते हो कि हमें इससे फायदा क्या है? अरे भैया कैसी बात करते हो, ये अलग बात है कि हम जानना नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों अगर हम जाने इसके बारे में तो बेहतर है। और कोई भी समस्या, कोई भी सामाजिक समस्या ऐसी नहीं जिसके बारे में जाना नहीं जा सकता। बस आसान भाषा में कोई समस्या को समझाने वाला आपके सामने हो तो बड़े आराम से आप चीजों को समझ पाएंगे। अब यहां से हम बात करेंगे जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि नहीं सर हम समझदार हैं, हम नफा नुकसान अपना समझते हैं, आप हमें सर ब्रिक्स के बारे में बताइए। देखिए जब हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो मेरी आदत है, या किसी सोशल इशू की बात करें या पढ़ाई के समय, हमारा हमेशा एक टारगेट होता है कि हमेशा सोसाइटी के लोगों को भी फायदा मिले और इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिले। ये मेरा सोचना रहता है। सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं और आपको मजा तब आएगा जब आप ऐसे ही सोशल इशू की क्लास में बहुत सारे जो है सवालों को आप हल कर देंगे। जैसे सवाल आपके मन में बनता है कि सर ये जो ब्रिक्स बना था, आपने कहा कि ब्रिक्स पहले इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, जो यस लगा है, पहले 4 देशों का समूह था, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। पहले ब्रिक था, ठीक है। तो ब्रिक कब था दोस्तों? ब्रिक था सन 2006 में। कब था दोस्तों? 2006 में दोस्तों पहली बार ये ब्रिक जो है बना था, इसको याद रखेंगे। इसकी बैठक हुई थी और उसी साल सितंबर में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का बैठक हुआ था, उसके बाद दोस्तों इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस समूह का निर्माण किया था जिसका नाम रखा था ब्रिक। 2010 में जाकर के दोस्तों इसमें ब्राजीलिया, अच्छा इसके पहले 2009 में दोस्तों एक बैठक होती रूस में, रूस के एकोटेरिंगबर्ग एक जगह है, वहां पर दोस्तों बैठक होती है। उसके बाद अच्छा यहां पहली बैठक होती है। देखिए एक चीज सवाल पूछता है, पहली बार ब्रिक बना कब? तो याद रखेगा 2006 में। ब्रिक में कितने देश थे? याद रखेगा 4 देश थे, ब्राजील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था। ब्रिक का पहला बैठक कब और कहां हुआ था? तो पहला बैठक 2009 में हुआ था, रूस में हुआ था, रूस के एकोटेरिंगबर्ग में हुआ था, याद रखेंगे। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में पहली बार दोस्तों इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था और तब इसका नाम बदल करके ब्रिक्स हो गया। क्या हो गया? ब्रिक्स। सर इसका मतलब जब जब कोई शामिल होता तब तब नाम बदल जाएगा क्या? नहीं, बदल तो नहीं जाता, बट इस बार चेंज किया गया। अभी ब्रिक्स है ना, अब जब ये नए 6 देश आए तो इसका नाम रख दिया गया ब्रिक्स प्लस। ये हुआ कि बार बार नाम जोड़ के कितना बड़ा नाम कर देंगे, तो इसका नाम रख दिया गया ब्रिक्स प्लस। उसी का आप जो है बार बार आप चर्चा सुन रहे हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल यहां से बनते हैं। अब बात आता है सर वो 6 देश जो हैं ये कौन कौन से देश हैं? तो 6 देशों में दोस्तों एक तो दक्षिण अमेरिका का देश है दोस्तों जिसका नाम है अर्जेंटीना, ठीक है। और बाकी 2 देश दोस्तों आपके अफ्रीका से आए हुए हैं, एक इथियोपिया देश है, एक मिस्र देश है, ठीक है। इथियोपिया और मिस्र, और 3 मुस्लिम कंट्री हैं जिसमें एक ईरान का नाम है, एक यूएई का नाम है, एक सऊदी अरब का नाम है। यूएई को दोस्तों सदस्यता दिलाने में दोस्तों भारत ने क्या किया था, अपना जो है योगदान दिया है, ये आप याद रखेंगे। तो एक सवाल ये पूछ सकता है कि भारत की वजह से किसको सदस्यता मिली है? तो भारत ने अपना पूरा पावर लगा दिया था ये यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए और इसको सदस्यता दिलाया है। हालांकि जो 6 नए मेंबर आ रहे हैं ना, इनको 1 जनवरी 2024 से ऑफिशियली इनको जोड़ लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि ब्रिक्स के मेंबर हैं। अभी दोस्तों केवल घोषणा
हुआ है। क्या होता है ना कि हर साल एक समिट होता है, हर साल एक बैठक होती है। समझो बात को, ये ब्रिक्स में जो 5 देश हैं ये कहीं ना कहीं मिलते हैं, बैठते हैं, और इनके बैठक जो होता है ना वो इनके नाम के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे इस बार बैठक कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका में बैठक हुआ है तो यहाँ हुआ। अगली बार बैठक कहाँ होगा दोस्तों, यानी अगर 2023 की बात करें तो साउथ अफ्रीका में हुआ। अब 2024 में बैठक कहाँ होगा दोस्तों, ब्राजील में होगा। 2025 में बैठक कहाँ होगा, रसिया में होगा। 2026 में बैठक कहाँ होगा, इंडिया में होगा। 2027 में बैठक कहाँ होगा, ये फिर से आपका चाइना में होगा। ये इसी क्रम में हमेशा चलता रहता है। ठीक है, एक एक बार सबको बैठक का मौका दिया जाता है, सभी के देशों में बैठक होता है ताकि कोई नाराजगी ना हो। सर ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है ब्रिक्स का। हाँ, जैसे G7 वगैरह की बात करेंगे ना तो G7 में हमेशा अमेरिका जैसे देशों की तूती बोलती, जो कहता वही होता है। हमारे देश में, हमारे इस संगठन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक फायदा ये है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो पहले 5 कंट्री थे, बाद में जो 6 कंट्री हैं, ये दोनों जुड़ करके अब क्या बन जाएंगे दोस्तों, ब्रिक्स प्लस बन जाएंगे। याद रखेंगे। तो अभी तक तो इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें ब्रिक्स कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों, इन्हें ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। ये भी याद रखेंगे। सवाल ये भी पूछ लेता कि कौन कौन से देश शामिल हुए। ठीक है, कुछ पॉइंट और, जो हमने डॉलर की बात किया था कि अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स देश ये क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, तो जरा इसको समझते हैं थोड़ा सा विस्तार में। ठीक है, लिख रहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, यानी दुनिया भर के दूसरे देशों के साथ आप क्या कर रहे हैं, सामानों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो याद रखिएगा हमेशा आपको डॉलर के साथ ही काम करना पड़ेगा। यानी कुल मिला जुला के डॉलर की मोनोपोली है। इतनी बड़ी दुनिया 21वीं सदी में आज भी हम एक करेंसी के ऊपर निर्भर है, ये हमारा हालत है दोस्तों। तो डॉलर का एकाधिकार है। एक समस्या होती है, आपके मन में नहीं आता कि सर चलो एकाधिकार है तो समस्या क्या है भाई, क्यों हम डॉलर से दूर भाग रहे हैं, कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है सर, थोड़ा सा बताएंगे कम शब्दों में? बिल्कुल बताएंगे। एक बात सुन लीजिए, ये डॉलर आया कैसे, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। 1944 में डॉलर दुनिया की ऑफिशियली रिजर्व करेंसी मान ली गई। ये 1944 बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है दोस्तों। इसी समय 44 देशों के समूह ने अमेरिका में एक जगह दोस्तों ब्रिटेन वुड्स, वहां पर दोस्तों एक एग्रीमेंट किया, एक समझौता किया। कितने देश मिलकर के? 44 देश मिलकर के, दुनिया के 44 देश मिलकर के इन्होंने समझौता किया और दोस्तों एक करेंसी को दोस्तों क्या किया, अपनी ऑफिशियल रिजर्व करेंसी घोषित कर दिया। और जब से उन 44 देशों ने घोषित कर दिया, तब से धीरे धीरे सभी देशों ने डॉलर को मान्यता दे दिया। डॉलर को मान्यता दे दिया, याद रखेंगे। लिख रहा है डॉलर को अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी को दुनिया भर के देशों में मानना पड़ता है, क्योंकि डॉलर का मालिक कौन? अमेरिका। तो अमेरिका जो भी पॉलिसी बनाता है, जो भी नीतियां बनाता है, वो एक तरह से थोपता है। जो कह दिया वो मानना पड़ेगा, हम वहां कुछ कर नहीं सकते। चलिए, आपके मन में जो आखिरी सवाल था उसका जवाब देते हैं कि सर ये बताइए कि डॉलर जो है, ये डॉलर के मूल्य में सर वृद्धि या कमी कैसे होती है? तो दोस्तों कमी तो बहुत कम देखने को मिलती है, हमेशा वृद्धि ही मिलती है। आप देखते हैं कि आज $1 के बराबर $78 है, कल पढ़ते हैं 80 हो गया, फिर पढ़ते हैं 82 हो गया, फिर पढ़ते हैं 84 हो गया। ये तो सर बढ़ता ही जाता है। सर होता कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए भारत ने क्या कर लिया दोस्तों, अमेरिका से क्या कर लिया, लोन ले लिया। ठीक है, क्या कर लिया दोस्तों, भारत ने क्या कर लिया दोस्तों, अमेरिका से लोन ले लिया। ठीक है, अब लोन ले लिया, इस तरह से अमेरिका बहुत सारे देशों को पैसा बांटता है। जैसे भारत ने लोन ले लिया, ऐसे किसी दूसरे देश ने अपने देश के विकास के लिए लोन ले लिया। या दोस्तों अमेरिका में इस तरह की संस्थाएं हैं जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक दोस्तों दुनिया भर को लोन देता रहता है। इसी तरह से IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी दोस्तों पैसा देते रहता है। तो ऐसे कई सारे संगठन है अमेरिका में जो लोगों को फंड देते रहते हैं। तो दोस्तों फंड देते समय तो दे दिया, लेकिन दोस्तों जब कारोबार की वजह से डॉलर का यूज किया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उस कारोबार की वजह से डॉलर का जो मूल्य होता दोस्तों, इसके मूल्य में क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। क्यों? अरे ज्यादा डिमांड हो जाता ना भाई, दुनिया भर का कारोबार डॉलर में हो रहा है, तो धीरे धीरे डॉलर क्या होता जाता है, मजबूत होते जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तब दोस्तों मान लीजिए भारत ने मान लीजिए कोई लोन लिया था 2010 में, मान लीजिए लोन लिया था दोस्तों, यहां एग्जांपल दे रहा हूं 10 लाख रुपए। कितना छोटा लोन लेने की जरूरत नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन लिया था। ठीक है, और 10 लाख रुपए या 10 लाख डॉलर, मान लीजिए यहां पर उसने 10 लाख डॉलर का लोन लिया था। और इस 10 लाख डॉलर की बात करें तो इसमें भारत को मान लो कितना रुपया मिल जाता, मान लो उस समय रेट था जो करेंसी का डॉलर का, वो मान लो 60 रुपए था। तो दोस्तों एक तरह से यहां क्या हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो 10 लाख है इसका 60 गुना वृद्धि कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 गुना वृद्धि करेंगे तो 60 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 600 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 लाख, क्योंकि 10 गुना करेंगे तो 100 लाख हो जाएगा, तो यहां 600 लाख हो गया। ये दोस्तों इतना क्या हो गया, ले लिया था। अब दोस्तों क्या हो गया कि जब यहां पर दोस्तों इसका मूल्य बढ़
बढ़ रहा था, मूल्य बढ़ते बढ़ते अब क्या हो गया दोस्तों, 80 रुपए के बराबर हो गया दोस्तों $1। ठीक है, जब ये हो गया दोस्तों, अब जब भारत को पैसा लौटाना पड़ेगा तो ज्यादा लौटाना पड़ेगा ना। ठीक है, लिया कुछ और था, देना कुछ और पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी मुद्रा क्या हो गई है, मजबूत हो गई है। तो ऐसे में दोस्तों बड़ी समस्याएं होती हैं। आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जब कभी इकोनॉमी पढ़ने आइएगा हमसे, तब मैं आपको इत्मीनान से इसको ऐसी थ्योरी में समझाऊंगा कि समझ में आ जाएगा। अभी खाली इतना समझिए कि इस कारण से इसके पैसे का मूल्य बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भारत को ज्यादा रिटर्न करना पड़ेगा, ज्यादा रिटर्न करना पड़ेगा। ये समझिए बात को। ठीक है, यही दोस्तों कॉन्सेप्ट है। इसलिए जो ब्रिक्स कंट्री है, ये चाह रही दोस्तों, इसके जो समूह हैं, इनके समूह में जो देश हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारी निर्भरता जो है न बनी रहे डॉलर के ऊपर, हम अपनी एक करेंसी बनाएंगे। उन्होंने अपना एक बैंक भी बना दिया है और अब दोस्तों अपनी एक नई करेंसी भी बना रहे हैं, ताकि उस करेंसी, अब बहुत जल्द इसकी घोषणा भी होने वाली। ठीक है, वो नई करेंसी बन जाएगी तो दोस्तों वो जो ब्रिक्स के जो समूह में जो देश हैं, वो सभी देशों में दोस्तों एक ही करेंसी चलने लगेगी, यानी उनके व्यापार में और ज्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा दोस्तों तो ज्यादा कुछ आपसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक कमेंट करिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, हर चीज की वजह है, कमेंट इसलिए करिएगा, आपके कमेंट को देखेंगे हमें अच्छा लगेगा, हमें और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता, हम और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। लाइक इसलिए करिएगा कि सामने वाले ने इतना मेहनत किया है, उसके बदले में एक लाइक तो बनता है। शेयर इसलिए करिएगा कि अच्छी इंफॉर्मेशन है, हमारे देश के लोग जागरूक होने चाहिए, लोगों तक ये विषय पहुंचना चाहिए ताकि आसान भाषा में लोग चीजों को समझ सकें। इसलिए दोस्तों शेयर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारे देश का विकास होगा। क्या आप नहीं चाहते देश का विकास हो? इसलिए दोस्तों आप शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।